हाय स्टूडेंट्स। चलिए, अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं उसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स का अगला टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले बार की तरह अच्छे से आप लोग प्यार दीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सभी स्टूडेंट सभी दोस्तों को आप शेयर कीजिएगा और देखने के लिए बोलिएगा और समझिएगा, पढ़िएगा घर पे अच्छा से रहिए। ठीक है, 3 तारीख तक तो अभी फिलहाल लॉकडाउन तो है ही और उसको घर पे रह के आराम से स्टडी को कंटिन्यू रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला टॉपिक जो है प्रकाश से हम लोग पढ़े थे उसके बारे में। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर का अगला टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है। अब प्रकाश का परावर्तन ये होता क्या है? हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे, प्रकाश के बारे में पढ़े थे, लाइट होता क्या है, तो है ना। लाइट के बारे में कुछ पढ़े थे, मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप हमको देख रहे हैं कैमरा या वीडियो में देख रहे हैं, तो वो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लाइट जो है मेरे चेहरे पे पड़ा, वो रिफ्लेक्ट होके आपके वहां तक पहुंचा, तो आप हमको देख पा रहे हैं। यानी किसी भी चीज को हम लोग देख पाते हैं, कब देख पाते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, तो यानी कहने मतलब कोई भी मान लीजिए सतह है, क्या है? कोई भी सतह है, सरफेस है। मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड का एक सतह सरफेस है। जब इस पे क्या होता है? लाइट पड़ा तो वो रिफ्लेक्ट हुआ, आपके पास गया। यानी कहें जब तक वो क्या कहते हैं, लाइट को कोई भी वस्तु रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, परावर्तित नहीं करेगा, हम उस वस्तु को देख नहीं सकते। इतना बात को आपको याद रखिएगा। अब ये सब बोलेंगे सर परावर्तन तो समझ में आ रहा है, बट प्रकाश का परावर्तन कहें किसको? तो सिंपल सी बात है, परावर्तन का मतलब लौटना होता है। तो कौन लौटेगा इसमें? तो प्रकाश ही लौटेगा। ठीक है, एब्सोल्युटली प्रकाश लौटेगा। मान लीजिए कोई एक समतल सतह है, सरफेस है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई समतल सतह है और इधर कलर कर दिए है, कलर किया हुआ है जो कि लाइट उस पर नहीं जाता है। मान लीजिए कि एक समतल सतह पर एक किरण आके इसे पड़ गया। अब ये जब पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा। जब ये रिफ्लेक्ट किधर होगा? या इधर आ सकता है, या इधर निकल सकता है, या इधर जा सकता है, या ऊपर भी जा सकता है। यानी जिस तरह से क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब बताएंगे आपको कि अभी आपको पढ़ाएंगे, जब इसका लॉ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा ये रिफ्लेक्शन इसका होता कैसे है। इसमें लोग बहुत कुछ पढ़ना, मैं आपको बता रहा है कि रिफ्लेक्ट कैसे होता है। जब वो टकराता है, टकराने के बाद वो किसी भी दिशा में घूर सकता है, घूमकर जब वापस उसी दिशा में आप वापस आए, जिस दिशा से आया था उसी दिशा में जब वापस आता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। तो हम क्या बोले, इसका डेफिनेशन कैसे बोलिएगा? अगर बोल दे प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग? जब प्रकाश किसी समतल या किसी सरफेस से किसी सतह पर टकराता है और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में जब घूमता है, या घूमने में जिस नियम का पालन करता है, उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। अब किसी भी वस्तु से जब कोई प्रकाश टकराता है तो एक लॉ को, एक नियम को पालन करता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो फिर से सुनिए क्या बोले। जब कोई वस्तु से या सतह से प्रकाश टकराता है और टकराकर उसी दिशा में लौटने की क्रिया, है ना, लौटने में जो नियम का पालन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। क्लियर है। लेकिन एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हमेशा, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। तो नियम लिखने का मतलब यह है कि डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा, तो आपसे पूछ रहा है कौन कौन सा नियम है, या बोल देगा आपको कितने नियम है। तो याद रखिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के जो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। कितने नियम है? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्लियर है। चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़ा मजा आएगा क्लास में आज का, बहुत ही आपको यही पे याद हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। मान लीजिए ऐसे बहुत सारा पार्ट है जो हमको उसमें पढ़ते जाना है। मान लीजिए ये एक समतल सतह है, ठीक है, दर्पण है। दर्पण पढ़ेंगे होता क्या है, पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। ये मान लेते हैं ये M है और ये N है। ये मान लेते हैं ये पॉइंट और केंद्र है जहां पे कोई वस्तु टकराया, मतलब कि प्रकाश टकराया। अब तो टेढ़ा हो गया। मान लीजिए यहाँ लाइट आके टकराया इससे, और टकरा कर क्या होगा, ये पुनः वापस इसी दिशा में लौट गया। ठीक है, और इस पे एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया मान लीजिए ए ओ, ये हो गया बी और ये सी हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ए ओ, यानी ये जो है यहां से मान लीजिए सन है, सूर्य है, और सूर्य से किरण क्या हुआ, एक किरण आया जो कि ओ बिंदु से, दर्पण का एक ओ बिंदु से टकराया। तो ये इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। अभी देखिए जब वो टकराया, टकरा कर जब पुनः वापस उसी दिशा में गया, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित 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 किरण, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं, या रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं लंब जो डाले हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। ये प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए कुछ टर्म है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बनता है, कोण बनता है, जिसको कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। अब ये देखिए इसके बीच जो एंगल बनेगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच होगा परावर्तन कोण, परावर्तन परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है। इंसिडेंट बोलेंगे, एंगल बोलेंगे इसको। अब देखिए इसको आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल। अब देखिए इसको कुछ टर्म है। तो सबसे पहले जो आपको लॉ बता रहे हैं, इसका दो लॉ को जानते हैं तब इस टर्म के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा टर्म है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम आपको यूं ही याद हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। क्या बोलेंगे हम लोग, पहला नियम क्या होता है प्रकाश के परावर्तन का, देखिएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। क्या होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, पहला नियम। दूसरा क्या बोला था, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर, यही लॉ होगा इसका सेकंड। तो पहला आपको क्या बताया कि प्रकाश के परावर्तन का जो पहला लॉ है, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है, ठीक है, एक ही समतल पर एक ही बिंदु पर होता है। और उसके बाद क्या बताया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम था आपका, ले जाएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, ठीक है, कौन कौन होते हैं। अब आते हैं, अब इसके कुछ टर्म आते हैं जो कि हम इसको चर्चा किए, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, आपतित किरण। आप बोलेंगे आपतित किरण किसको कहेंगे सर, तो आपतित किरण जो होता है जब किसी समतल सतह पर, ठीक है, कोई किरण टकराता है, ठीक है, जब कोई किरण टकराता है, वही टकराने वाला किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण या इंसिडेंट कोण, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट किरण बोलते हैं, इसको बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जब कोई प्रकाश समतल बिंदु या किसी बिंदु या किसी सतह पर टकराता है, वो टकराने वाला किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं आपतित किरण कहते हैं। जहां पे क्या है, ओ ए क्या है, ओ ए आपतित किरण है, ठीक है। अब बोलेंगे सर परावर्तित किरण किसको कहेंगे, क्या बोलेंगे, जब समतल सतह पर कोई किरण टकराता है और टकराने के बाद वह वापस उसी दिशा में घूमता है और उसी दिशा में जाने वाला किरण को क्या बोलते हैं, है ना, वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी क्या हो गया यहाँ पे, ओसी जो यहाँ पे है परावर्तित किरण है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं अभिलंब क्या होता है। अभिलंब का मतलब होता है लंब, यानी क्या, मान लीजिए ये कि ये आपका क्या है, दर्पण है और इसमें ये आपतन बिंदु है, ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये जो बीच में है
अभिलंब, अभिलंब का मतलब होता है लंब यानी अर्थात 90 डिग्री, यानी दर्पण पे ये क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब इसको अभिलंब कहेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को उसको बोलेंगे अभिलंब बोलते हैं, इसीलिए बोलेंगे ओ भी क्या है हम लोग का यहाँ पे अभिलंब है। अब आता है आपतन कोण कहेंगे किसको सर, तो क्या बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण बोलते हैं। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये वाला है, समझने की कोशिश करिए, ये मान लीजिए हम लोग आपतित किरण है और ये अभिलंब है, और ये वाला जिसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग आपतित या आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण बोलेंगे। अब ये देखिए, ये हम लोग का दूसरा एंगल आ गया इधर, इधर तो आधा इधर आ गया, क्या इधर टकराया फिर वापस इधर जा रहा है, तो ये वाला क्या हुआ अभिलंब और ये वाला परावर्तित किरण हुआ। ये ना अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनेगा, उसके बीच जो एंगल बनेगा उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण बोलते हैं, अर्थात बोल सकते हैं इसको BOC जो है यानी कोण R जो है वो परावर्तन कोण है। क्लियर है, चलिए आज हम लोग थोड़ा सा इसमें समझे, इसको अच्छा समझने की कोशिश किए। तब एक अगला पॉइंट हम लोग का आता है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग का आता है इसके बाद हम लोग के पास पढ़ने जो आता है, याद रखिएगा पार्श्व परिवर्तन क्या आता है, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, जैसे आप लोग तो इसको प्रैक्टिकली देखे भी होंगे लेकिन आपको पता नहीं कि वो पार्श्व परिवर्तन ही है। ठीक है, ध्यान लीजिए क्या होता है, मान लेते हैं ये एक मिरर है, क्या है, दर्पण है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये R है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जब आप शीशा में देखिएगा तो पता है कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखता है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है जब आप आईना में देखेगा तो ये मेरा जो हाथ है, हाथ दिख रहा है आपको, ये दोनों हाथ दिख रहा है ना, देखिए जब आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेगा तो ये आपको दिख रहा है बट हमको नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब है कि ये जब ऐसे हम लोग आईना के सामने रखते हैं तो हम लोग को हमको ऐसा दिखता है। कहने का मतलब है कि बायां हाथ दायां हाथ दिखता है और दायां हाथ क्या होता है, बायां हाथ दिखता है। क्यों, क्योंकि आईना जो होता है वो क्या होता है, चेंज कर देता है, वो सतह को परिवर्तित कर देता है, विपरीत दिशा में चेंज करता है। ठीक है, जैसे ऐसे हम लोग करते हैं, दिखना चाहिए तो हमको ये दिखना चाहिए, जो दिख रहा है ये दिखना चाहिए, ये तो नहीं दिखता है, लेकिन क्या होता है वो पार्श्व में परिवर्तित कर देता है। हम लोग को दिखता कौन है, ये वाला पार्ट दिखता है। हम लोग जैसे ये वाला पार्ट देखते हैं, ये तो दिखता है हम लोग को लेकिन ये नहीं दिखता है, लेकिन आईना में देखते हैं तो ये वाला पार्ट दिखता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। क्या बोलेंगे, तो इसको डेफिनेशन किसको बोले, कैसे बोलेंगे इसको, जब हम किसी दर्पण में, जब हम समतल दर्पण में देख या दर्पण में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जब अपने बायां हाथ को दिखाते हैं वो दायां हाथ दिखता हुआ प्रतीत होता है, और जब दायां हाथ को दिखते हैं तो बायां हाथ दिखता हुआ प्रतीत होता है। इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लेटर भी है, जैसे R लिखेगा तो वहां उल्टा आपको R दिखेगा, है ना, B दिखेगा तो B ऐसे, तो B आपको ऐसे दिखेगा, विपरीत दिखेगा। बहुत सारे लेटर है जो आपको उल्टा दिखता है, इसी को बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। क्लियर है, अब आते हैं इसके बाद हम लोग का एक टर्म आता है, छोटा सा टॉपिक्स में आगे इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, आते हैं दर्पण के बारे में पढ़ने। ठीक है, क्या आता है हम लोग का दर्पण, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिरर। घर में सबका होगा मिरर, अभी तो सबको खूब देखते हैं बेचारा। ठीक है, मिरर। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। आखिर दर्पण क्या होता है, एक्चुअली में डेफिनेशन दर्पण का क्या बोलेंगे, दर्पण का परिभाषा एक्चुअली बुक में जल्दी मिलता नहीं है, ऐसे तो जिस बुक में देखते हैं तो उसमें बुक तो नहीं है, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दर्पण कुछ खास है, तब उसके बारे में कैसे हम लोग, दर्पण कुछ खास ही चीज है ना जो कि हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं। तो जानिए दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में थोड़ा डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दर्पण क्या करता है, किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। यानी जो दर्पण जो होता है सबका रिफ्लेक्शन का करने का तरीका अलग अलग होता है। दर्पण तो बहुत तरह का होता है, ठीक है, तो सब दर्पण का जो होता है अलग अलग रिफ्लेक्शन करने का तरीका होता है। तो उसका क्या होता है, एक लॉ होता है, नियम होता है, तो बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, तो वह परावर्तक सतह जो प्रकाश को नियम के अनुसार परावर्तित करता है, क्या बोलेंगे,
वह परावर्तक सतह जो प्रकाश को नियमानुसार परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोले दर्पण का डेफिनेशन, वह परावर्तक सतह जो क्या कहते हैं, प्रकाश को नियमानुसार परावर्तित करता है उसे दर्पण कहते हैं। ये देखिए, ये दो तरह का दर्पण होता है। कितने तरह के होते हैं, दो तरह का दर्पण होता है। पहला होता है प्लेन मिरर, समतल, है ना, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। क्लियर है? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण होता है, हम लोग को पढ़ना है। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है हम लोगों को, ये गोलीय दर्पण जो होता है वो दो तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, हम लोग को पढ़ना है, ये पढ़ना है। ये अच्छा देखिए, बोलेंगे सर समतल दर्पण किसको कहेंगे, ये कैसा होता है। अब देखिए समतल दर्पण कहेंगे किसको, तो वो बोलेंगे वह परावर्तक सतह। इसका कुछ खास बात है, इसको याद रखिएगा। क्या बताया, बोलते हैं कि वह परावर्तक सतह जिसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, यानी वस्तु के आकार के बराबर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होगा, समतल दर्पण होगा। यानी जितने दूरी पर वस्तु रखेंगे उतना दूरी पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, है ना। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु जैसा रहेगा वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्या होता है प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं इमेज, छाया। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, देखिए मेरा यहाँ छाया बन रहा है ना, इसको बोलते हैं शैडो, इसको बोलते हैं इमेज। हम लोग पढ़ेंगे इसे फिजिक्स में भी, प्रतिबिंब होता है क्या, जिसके बाद टॉपिक वही है। तो हम लोग जान गए। तो समतल दर्पण का विशेषता अगर बोले, समतल दर्पण का विशेषता क्या होता है, समतल दर्पण जो जानिए, पहला बात, पहला इसका डेफिनेशन हम लोग जान गए क्या, कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर बनता है। क्या हो सकता है ऐसा, वह दर्पण जिसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है ना, वस्तु के आकार के बराबर होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण का विशेषता क्या होता है, जानिए उसको। समतल दर्पण जो होता है, पहला पॉइंट विशेषता ये है कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, यानी वस्तु के बराबर होता है। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है, और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी देखिए समतल दर्पण क्या होता है, हम ऐसे दिखते हैं तो हमको ऐसे दिखता है ना, ये पार्श्विक परत में पलट जाता है। ठीक है, पार्श्विक रूप से क्या बनता है, ये काल्पनिक बनता है। ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, और इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रहेगा, ये कुछ कुछ उसमें जो इसके पॉइंट्स हैं जो कि समतल दर्पण का विशेषता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में आते हैं। अब उत्तल दर्पण क्या हो, सॉरी, उत्तल दर्पण के पहले हम लोग गोलीय दर्पण जानते हैं, ये दो उसको पहले जानेंगे तभी इसको जानेंगे। तो गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण मिरर कहने का मतलब ऐसा वो गोल होगा, अब इसमें परावर्तक सतह तो ऐसा होगा, है ना, और ऐसा होगा, ये होगा बीच में, और इसके बीच में रेडियस को बोल सकते हैं यहां से। ये आपका हो गया गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, अगर इसी को हम लोग दो टुकड़े में कर दें, ये दो ये आपका दो दर्पण बन जाएगा। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण की परिभाषा, वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण बोलते हैं। अब गोलीय दर्पण को दो पार्ट में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। याद रखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस खोखले गोले के भीतरी भाग को बताया ना अभी आपको, ये दर्पण है। अब इस दर्पण का भीतर भाग को कलर किए, है ना, तो यानी ये ऐसा बनता है और ये बनता है ऐसा। ठीक है, डेफिनेशन समझिएगा। क्या बोले हम, वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस खोखले गोले के भीतरी भाग को रजतित या कलई करने पर जो दर्पण बनता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर है, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी रजतित या कलई का मतलब होता है कोटिंग करना, पेंट करना। जब एक दर्पण का पीछे में आप पेंट करिएगा तभी आपको चेहरा दिखेगा, नहीं पेंट करिएगा तो आर पार चेहरा दिखेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, अब आता है अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस खोखले गोले के, ठीक है, बाहरी भाग को रजतित या कलई करने पर जो दर्पण बनता है वो कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता है वो, सॉरी प्रतिबिंब कहते हैं, वो कैसा दर्पण बनेगा? उसको कहेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोगों को समझ में आ गया। हम लोग जान गए दर्पण का डेफिनेशन, दर्पण के बारे में जान गए, दर्पण के पार्ट में जान गए, इसके बारे में सब कुछ जान गए। अब देखिए होता क्या है कि समतल अब इसका कुछ विशेषता जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या होता है कि अब देखिए सबसे पहला अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में दोनों तरह का अक्सर उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है। और इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक दो कंडीशन है जहां पर क्या होता है, अवतल दर्पण जो होता है क्या करता है? वास्तविक, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो बोल सकते हैं, अगर बोल दे कि वो कौन सा दर्पण है जिसमें दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और आभासी, यानी काल्पनिक या आभासी बोलिए फिर, या फिर वास्तविक बोलिए, है ना, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वो कौन सा दर्पण है? तो याद रखिएगा, बोल देगा तो आप याद रखिए कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अब से अगर बोल, ठीक है, याद रखिएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। अब अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, उसको कौन कहां उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है बहुत जगह करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब सेविंग करते हैं, सेविंग करने वाला जो शीशा होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बोलेंगे सर अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग बनाने में क्यों करते हैं और काम में क्यों नहीं करते? देखिए सबसे पहले बात है, ये क्या करता है कि समतल दर्पण, सॉरी, अवतल दर्पण जो होता है ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? वास्तविक बनाता है बट उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु से, है ना, बड़ा बनाता है, छोटा चीज को बड़ा कर देता है, वो छोटा चीज को बड़ा करता है। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे दाढ़ी जो होता है ना, जब सेविंग करते हैं छोटे छोटे दाढ़ी क्या होता है? बड़ा दिखता है, जिससे सेविंग करना क्या होता है? आसानी मिलता है। समझ में आया? आपको बोल देगा क्वेश्चन, इस बार का क्वेश्चन भी आया था कि क्या था कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर कैसे होगा, दे सकते हैं हम लोग। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण जो क्या होता है कि वास्तविक और उल्टा और वस्तु से क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा जी को बड़ा करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो पहला आपका पॉइंट क्या याद रहेगा? अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं? हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। क्लियर है? दूसरा आपका क्या होता है इसमें? तो रोगी लोग जो, डॉक्टर जो होता है उसका, अगर मान लीजिए आंख में कुछ हो गया है तो आंख का या मुंह में, है, नाक कान का अंदर का चीज, अंदर वाला चीज को देखने में क्या होता है? उसको मदद मिलता है। इसलिए बोल सकते हैं डॉक्टर के द्वारा रोगियों के आंख कान नाक मुंह देखने में क्या होता है कि उसको मदद मिलता है। तीसरा चीज क्या बोल सकते हैं? तीसरा चीज हम लोग प्रयोग करते हैं सोलर एनर्जी जो होता है, सोलर सिस्टम, उसमें ही उपयोग करते हैं। और उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि इसका उपयोग सर्च लाइट में भी किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग हम लोग गाड़ी का हेडलाइट में भी करते हैं, जो कि प्रकाश को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, आगे की ओर बढ़ाता है, ऐसे करके। ठीक है, ये सारी चीजों में उसका उपयोग करते हैं। अगर बोल दे अब कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग